Assalamu alaikum viewers and my students. This is your English teacher and your host फजल शहबाज खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपकी खिदमत में एक स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका बिलखुसूस हमारे कराची बोर्ड से ताल्लुक है और हम इसे अपनी सेकेंड ईयर की किताबों में देखते हैं। एंड दैट इज ऑफ कोर्स इन इट्स इंग्लिश बुक, दैट इज द इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक पार्ट 2, जिसमें हम इसे एक स्टोरी के तौर पे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन नॉट जस्ट इन आवर सेकंड ईयर्स बुक इन कराची बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन, इट्स अ फेयरी टेल, जो कि आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आएगी और हमारे जो है वो आज के लेक्चर में मैं इस स्टोरी को नरेट करने जा रहा हूँ। तो आपका टीचर फजल शहबाज खान आपकी खिदमत में हाजिर है स्टोरी के साथ। आइए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये मैंने आपके सामने स्टोरी ओपन कर दी है और अब मैं चाहूंगा कि आपकी मुकम्मल तवज्जो स्टोरी के ऊपर मौजूद हो। मैं इसे नरेट कर रहा हूँ, इसको जल्दी जल्दी नरेट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप चाहेंगे कि इसे एक कहानी के तौर पे पढ़ा जाए और इसे कहानी के तौर पे पढ़ने के अलावा इसमें कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी समझ लिया जाए ताकि एक लेक्चर बहुत तवील ना हो और आप कम से कम वक्त में इसे बहुत 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 अच्छे से एंजॉय करने में कामयाब रहें। तो आइए, द वेट इज ओवर। आज हम जिस चैप्टर को, जिस फेयरी टेल को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द टाइटल ऑफ इट सेज इट इज नेम्ड एज द डिवोटेड फ्रेंड। ऑफ कोर्स आपने गेस कर लिया होगा, एक ऐसी मशहूर नॉवल जो कि जाहिर है कि किसी और ने नहीं बल्कि एक मशहूर ज़माना नॉवल राइटर, द प्ले राइट, द पोइट, द जर्नलिस्ट ऑफ हिज टाइम मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है, जो कि 16 अक्टूबर 1854 में डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए और बहुत ज़हीन थे कि बड़ी कम उम्र में ही इनको ये इंकशाफ हुआ कि ये एक अच्छे शायर बन सकते हैं। सो ही फर्स्ट बिकेम द आयरिश पोइट, देन ही ऑप्टेड हिज करियर इनटू his novel writing and drama writing and specifically ये एक प्ले राइट बने, एक ऑथर बने, जिसके बाद जाहिर है कि जर्नलिज्म में इन्होंने अपना करियर तलाश किया, कामयाब रहे और जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव पर इन्होंने कुछ लाइव बुक्स लिखी, मतलब इन अ सेंस के जो इनके एक्सपीरियंसेस को शो करती हैं। शायरी में मशहूर होने के बाद इनका ताल्लुक पोइट्री के बड़े मशहूर दौर द विक्टोरियन एरा से था और वो शोहरत इनके लिए बहुत थी, जिसके बाद जाहिर है कि इन्हें ज़रूरत नहीं थी कि ये किसी तरह के किसी भी करियर को अटेंड कर पाते अदर देन बीइंग अ पोइट। लेकिन क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा ली गई थी तो इन्होंने अपने पोइट्री के करियर के कुछ 2 से 3 साल के बाद ही अपने राइटिंग करियर पर तवज्जो देना शुरू की और अपने लिए इन्होंने जो पोर्शन और जो पैटर्न ऑफ राइटिंग चूज किया वो फिक्शनल टेल्स थी, यानी फेयरी टेल्स थी या बच्चों की कहानियां थी, जिसमें बहुत सारी कहानियां ये लिखने में मशहूर है, जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, लेडी विंटरमेयर्स फैन, ये इनकी मशहूर ज़माना किताबों में से एक है। जिसके बाद इन्होंने 1888 में, आई रिपीट द ईयर, 1888 में आपकी इस फेयरी टेल को लिखा जिसका नाम आप देख चुके हैं, विच इज नेम्ड एज द डिवोटेड फ्रेंड, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो दौर था जब ऑस्कर वाइल्ड की उम्र महज 34 साल थी, ही एज्ड अबाउट ओनली 34, मगर उनसे बहुत से लोग जेलस हो गए थे उनकी शोहरत से, उनकी काबिलियत से, और उनके अपने साथियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जाहिर है कि इंस्पायर होकर अपनी तल्ख जिंदगी से, अपने एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर होकर इन्होंने, कहा जाता है कि द डिवोटेड फ्रेंड नामी ये कहानी लिखी। तो आइए लेट्स गेट डाउन इनटू डेप्थ स्ट्रेट अवे। इस नॉवेल के अंदर खास बात यह है कि इसमें 2 तरह के कैरेक्टर्स ऑस्कर वाइल्ड ने पोर्ट्रे किए हैं। पहला कैरेक्टर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माइनर कैरेक्टर्स के नाम से मैंने आपके सामने शेयर किया है। इसमें आप देख सकते हैं 3 तरह के कैरेक्टर्स इन्होंने शो किए हैं, क्योंकि ये एक बच्चों की कहानी है, इट्स अ फेयरी टेल, तो इन्होंने फिक्शनली 3 कैरेक्टर्स को यहाँ पे यूज किया, जिसमें जाहिर है कि द फर्स्ट ऑफ द कैरेक्टर कैन बी सीन एज द ओल्ड वाटर रैट and the other is of course the duck and the final character is of course the linnet। ये वो कैरेक्टर है कि जिसने जाहिर है कि इस कहानी को, कहा जाए, नरेट किया है तो गलत नहीं होगा। तो बस जाहिर है कि इन्होंने इस कहानी में ऐसे कैरेक्टर्स का इंतखाब किया और एक ऐसा सिनेरियो डेवलप किया कि एक तालाब के किनारे ये तीनों कैरेक्टर्स जमा होते हैं। बिलखुसूस सबसे पहले तो बत्तख नजर आती है, जो कि अपने येलो कैनेरीज यानी फिंच लुकिंग बर्ड्स को, जो कि ज़ाहिर बत्तख के बच्चे हैं,
उन्हें एक माँ होने के नाते तैरना सिखा रही है, सर के बल तैरना सिखा रही है। और शोर शराबा बहुत हो रहा है कि जिसके बाद जाहिर है कि वाटर रैट अपने बिल में से निकलता है, बूढ़ा है, सठियाया हुआ है और काफी अब्यूजिव से टोन में वो टॉन्ट करता है बत्तखों की तरफ और खास तौर पे उस मदर डक की तरफ, जिसपे जाहिर है कि उसके और उस वाटर रैट और उस बत्तख के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो जाती है। और दरमियान में बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि जब वाटर रैट ये तक कह देता है कि मुझे तो फ्रेंडशिप से ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप कोई और नहीं लगता। मोहब्बत की एक अपनी कदर है, लेकिन दोस्ती मेरे आगे सबसे इम्पोर्टेंस रखती है। ये सुनकर दरिया के किनारे एक फिंच, एक परिंदा बैठा था जो उड़ता हुआ, जिसे लिनेट कहा जा रहा है यहाँ पर, वो उड़ता हुआ आता है और आकर वाटर रैट से सवाल कर लेता है। और इनकी नोक झोंक के दरमियान ही वाटर रैट को सेटिस्फाई करने के लिए या उसको ये बताने के लिए कि फ्रेंडशिप असल में किसे कहा जाता है, लिनेट जो फिंच है वो इस कहानी को सुनाना शुरू हो जाता है। तो आइए इस कहानी को फिर लिनेट की ज़बानी सुनते हैं। और इसमें जाहिर है कि मेजर कैरेक्टर्स का भी जिक्र है, जो कि जाहिर है कि लिनेट इससे पहले के नरेट करे और आप उसको सुने। मैं चाहूंगा कि आप इस मेजर कैरेक्टर को भी देख लें। देयर आर ओनली टू मेजर कैरेक्टर्स दैट इज पोर्ट्रेड बाय Oscar Wilde and is narrated by Linnet. The first of which is a very selfish and a cunning Hugh the Miller, जो कि एक बहुत बड़ा ताजिर है जिसके पास भैंसे हैं, बकरियां हैं और एक बड़ा सा फार्म है, एक बड़ा सा मिल है। और ये एक बड़ा अच्छा ताजिर है जो कि फ्लावर मिल चलाते हुए फ्लावर जो है वो यानी आटा जो है वो फरोख्त करता है और बहुत खुश है, लेकिन दिल का बड़ा छोटा है। अगरचे जबान इसकी बड़ी जो है वो चलती है, जाहिर है कि क्लेवर है, मक्कार है, अय्यार है, जो कि अपनी बातों से लोगों को फंसाता है। और इन लोगों में जो सबसे ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था वो उसका कहने के लिए मुंह बोला दोस्त था, जो कि जाहिर है कि उससे वालेहाना मोहब्बत करता है। ये कोई और नहीं जो कि आप नीचे देख रहे हैं, ही इज लिटिल हांस, एक ऐसा बंदा जो कि बड़ा ही फनी लुकिंग है विद अ गुड ह्यूमर्ड फेस, लेकिन जिसके चेहरे पर स्माइल के अलावा जाहिर है कि उसकी अगर कैफियत की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है। उसके पास बहुत दौलत नहीं, सिर्फ उसका एक अपना गार्डन है और एक उसका छोटा सा घर है जहाँ वो रहता है। और एक गार्डन में वो अपने गुजर बसर के लिए अपने फूलों को खिलाकर और बहुत सारी बीज यानी सीड्स वगैरह का काम करके वो अपनी गुजर बसर कर रहा होता है। यानी कि वो उन्हें मार्केट में ले जाकर सेल करता है। एक्सेप्ट विंटर, विंटर में इसके पास ना तो कोई फूल उगते हैं ना कोई फल उगते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी 3 सीजन में ये अच्छी कमाई कर लेता है, लेकिन इतना कि जिससे इसका गुजर बसर हो जाए। लेकिन लिटिल हांस दिल का बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका दोस्त ह्यू द मिलर इससे जब जो कुछ मांगता है वो लिटिल हांस इसे फराग दिली से देता है, जबकि लिटिल हांस ह्यू द मिलर के आगे दौलत की बात की जाए तो वो कुछ भी नहीं है। आइए पढ़ते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर कहानी के स्टार्टअप में माइनर कैरेक्टर्स के जरिए से स्टोरी शुरू हुई और कैसे उन माइनर कैरेक्टर्स में लिनेट ने इस कहानी को प्रोसीड किया और कैसे यहाँ पर लिटिल हांस और ह्यू द मिलर के दरमियान दो तरह की फ्रेंडशिप को देखा जाता है और कैसे उस पर तंज लिनेट यहाँ पर वाटर रैट के सामने कर रहा होता है। हियर वी गो। मैं इस कहानी को सिर्फ नरेट करूंगा और डेफिनेटली जहां पर मुझे लगा कि वर्ड्स डिफिकल्ट हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपने इस लेक्चर को, क्योंकि एक रिकॉर्डेड वर्जन है, आपने इसे पाउस करते रहना है बार बार और पाउस करते करते आपने रुक रुक कर डिफिकल्ट वर्ड्स को नोट करना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू बोरो इनफ मोर ऑफ द टाइम, more of your time, and would go straight down to the topic. Here we go. So let me read the situation before you, and here I start my proceedings. So as you can see, the start of the novel, or should I say the story. One morning, the old water rat put his head out of his hole. He had bright, beady eyes and stiff gray whiskers, and his tail was like a long bit of black India rubber. ऑफ कोर्स इन 2 लाइनों में आपको सिर्फ ये पता चल गया कि एक सुबह वाटर रैट बिल से अपना सर निकालता है, उसकी गोल गोल बीड की तरह की आंखें होती हैं और उसकी एक बड़ी ही लंबी सी दुम होती है ग्रे कलर की और एक रबर की तरह जो है वो सॉरी उसकी मूछें जो विस्कर्स हैं, मोस्टाचेस को यहाँ पर विस्कर्स कहा जा रहा है, वो ग्रे कलर की हैं और उसकी जो दुम है वो एक रबर की सी मानंद है। इंडिया रबर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो इंडिया में बनाई जाने वाली रबर है, बल्कि एक ऐसे दौर की बात हो रही है जब एक खास किस्म के रबर को सिर्फ इंडिया में ही देखा जाता था, इसलिए इंडिया का वर्ड ऐसे यूज हुआ है। The little ducks were swimming about in the pond, looking just like a lot of yellow canaries, and their mother, who was pure white with real red legs,
was trying to teach them how to stand on their heads in the water. अब जाहिर है कि इस सिचुएशन में आप पहले ही मुझसे सुन चुके हैं कि कैसे वाटर रैट इरिटेट होकर बिल से बाहर निकलता है जब वो बाहर शोर शराबा सुनता है। आमतौर पे किस तरह का शोर शराबा, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को डांट रही है और डांट बहुत ज्यादा रही है, जिसका मतलब ये है कि वो उस डांट को सुनकर चिढ़कर बाहर आता है और क्या देखता है कि एक माँ अपने बच्चों को तैरना सिखा रही है। वाटर रैट की कैफियत क्या है ये आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिमिक भी करूंगा, आप शायद हैरान होंगे कि सर को मिमिक करना भी आती है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करूंगा। You'll never be in the best society unless you can stand on their heads, on your heads. She kept saying to them. एक माँ होने के नाते वो अपने बच्चों को, जो कि फिंच की तरह येलो कलर के बड़े प्यारे प्यारे दिखते हैं, जैसे कि टॉम एंड जेरी के एपिसोड्स में आपने देखा होगा, जो छोटी सी डकलिंग होती है उसको पैरल, वो उन्हें सिखा रही है और कहती है कि अगर कि सर के बल तैरना नहीं सीखा मेरे बच्चों तो तुम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते। And every now and then she showed them how it was done, और बार बार खुद भी ऐसा करके उन्हें दिखाती रहती है। But the little ducks paid no attention to her. लेकिन वो उसकी तरफ देखते ही नहीं है। They were so young that they did not know what an advantage it is to be in society at all. उन बेचारों को भला क्या पता था कि सोसाइटी में रहने के लिए क्या कुछ अच्छा करना पड़ता है। चिढ़कर बाहर निकलकर वाटर रैट कहता है, What disobedient children! कितने बदतमीज बच्चे हैं ये! Cried the old water rat. They really deserve to be drowned. इन्हें तो डूब मरना चाहिए। एक माँ जब ये बात सुनती है, भले वो खुद कितनी दफा ही अपने बच्चों को डांटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अगर उसके बच्चों को बोल दे तो वो मुंह नोच लेती है। तो वाटर रैट की बातों को सुनकर डक यहाँ पर आके कहती है, Nothing of the kind. अब ऐसा भी कुछ नहीं है। Answered the duck. Everyone must make a beginning and parents cannot be too patient. हर एक को शुरुआत करने में मुश्किल होती है और पेरेंट्स तो बेसब्रे होते ही हैं। And to move on. I know nothing about the feeling of parents. Parents होना क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं, said the water rat. I'm not a family man. मैं कोई घरेलू आदमी तो हूँ नहीं। In fact, I have never been married. मैंने तो कभी शादी ही नहीं की। And I never intend to be. कभी शादी करने का मेरा इरादा भी नहीं है। Love is very well in its way. मोहब्बत की एक कदर तो है, but friendship is much higher. लेकिन दोस्ती का रुतबा बहुत बड़ा है। Indeed, I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship. यकीनन मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और अजीम जो रिश्ता है वो दोस्ती से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात जिस पर बड़े घमंड से वाटर रैट बातें कर रहा था, ये सुनकर करीब ही जो फिंच है वो लिनेट, वो उड़ता हुआ आता है और कहता है, And what pray is your idea of the duties of a devoted friend? अच्छा, तुम क्या समझते हो कि एक अच्छे दोस्त की एक फर्माबरदार दोस्त की ड्यूटीज क्या होती हैं? Asked a green linnet, एक हरे कलर के परिंदे ने, फिंच ने कहा, who was sitting in a willow tree hard by, यहाँ hard by का मतलब है near by, करीब में होना, and had overheard the conversation, जो करीब ही दरख्त के तने पर बैठा हुआ कॉन्वर्सेशन को सुनकर चला आया था। ये सवाल सुनना था कि डक ने भी वाटर रैट को देखकर लिनेट का ही सवाल किया। Yes, that is just what I want to know. हाँ, मैं भी इनसे यही जानना चाहती थी, said the duck, and she swam away to the end of the pond and stood upon their head in order to give her children a good example. और जाहिर है कि इस दौरान वो बातों के साथ साथ अपने बच्चों को एग्जाम्पलरी तौर पर सर के बल तैरकर बार बार दिखा भी रही है। What a silly question! क्या बेकार सा सवाल है, cried the water rat. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. मैं यही चाहूंगा कि मेरा दोस्त अगर मेरे लिए फर्माबरदार है तो वो मुझसे वफादार रहे। And what would you do in return? Linnet उससे कहता है, क्या करोगे उसके बदले में? Said the little bird, swinging upon a silver spray and flapping his tiny wings. अपने पर फैलाते हुए उछलते कूदते, जैसे आपने परिंदे को कभी देखा होगा कि वो उससे चैन नहीं होता, वो फड़फड़ा रहा होता है, बिल्कुल उस तरीके से। इसी दौरान वो बात कर रहा है। वाटर रैट थोड़ा चिढ़ जाता है कि ये मुझसे किस तरह के बेहुदा सवाल कर रहे हैं। I don't understand you, answered the water rat. तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। यहाँ पे लिनेट कहता है कि चलो यार इसे एक कहानी सुनाते हैं ताकि इसको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। Let me tell you a story on the subject. चलो ठीक है, इस मौजू पर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वाटर रैट फौरन कहता है, Is the story about me? क्या कहानी का ताल्लुक मुझसे है? आंसी वाटर रैट, If so, I'll listen to it. अगर ऐसा है तो ही सुनूंगा, for I'm extremely fond of fiction. क्योंकि मैं फिक्शनस कहानियों को सुनने का बड़ा शौकीन हूँ, यानी मुझे फेयरी टेल्स बहुत पसंद है। ये सुनना था कि जाहिर है कि यहाँ पर जवाब में वाटर रैट को लिनेट कहता है, It's applicable to you. हाँ, ये तुम पर ही फिट बैठता है। Answered the linnet, and he flew down. उड़ते हुए आकर किनारे पे बैठता है, and alighting upon the bank, किनारे पर आकर बैठता है। He told the story of the devoted friend. और यहाँ पर अब लिनेट एक नैरेटर बनते हुए कहानी को सुनाना शुरू हो जाता है।
लिनेट अपनी कहानी का आगाज करता है। Once upon a time, एक दफा का जिक्र है, said the Linnet. There was an honest little fellow named Hans. एक बहुत ही दयानतदार किस्म का बंदा हुआ करता था जिसका नाम हांस था। Was he very distinguished? वाटर रैट ने दोबारा पोक किया और सवाल करता है। यहाँ डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है एक्सट्रीमली रिच। फर्क करने का मतलब नहीं है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा अमीर होना। क्या वो बहुत अमीर है, पैसे वाला है, मशहूर है? लिनेट कहता है, नो, आंसर द लिनेट, आई डोंट थिंक ही वाज डिस्टिंग्विश्ड एट ऑल। भाई मुझे नहीं लगता कि वो बेचारा हांस बिल्कुल भी अमीर था, एक्सेप्ट फॉर हिज काइंड हार्ट एंड हिज फनी गुड ह्यूमर्ड फेस। सिवाय ये कि उसका दिल बहुत बड़ा था और उसका चेहरा बड़ा फनी लुकिंग था, गोल सा था। He lived in a tiny cottage all by himself. वो एक छोटे से कॉटेज में अपनी मदद आप रहता था। And every day he worked in his garden. और रोजाना अपने बगीचे पर काम किया करता था। In all the countryside there was no garden so lovely as his. बहुत सारे बाग लोगों ने देखे होंगे, लेकिन उस जगह पर वादी के उस किनारे में जितना हसीन बाग उसका था, इतना हसीन बाग किसी के पास नहीं था। अब यहाँ पर फिर वो बहुत सारे फूलों के नाम लेते हैं जिसका तर्जुमा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको इस पे परेशान होने की जरूरत है। कई तरह के फूलों के नाम है जो कि उगा करते थे, खिला करते थे उन उस बाग में जो कि लिटिल हांस का अपना था, जिसका वो मालिक था। अब उन फूलों के नाम है, स्वीट विलियम grew there, and gilly flowers, and shepherd's purses, fair maids of France. There were damask roses and yellow roses, lilac crocus, and gold, purple, violet, and white, columbine and lady smock, marjoram and wild basil, the cowslip and the flower de luce, the daffodil and the clove pink bloomed or blossomed in their proper order as the months went by, one flower taking another flower's place, so that there were always beautiful things to look at and pleasant odors to smell. यानी इतने सारे फूलों के नाम है, करीब 22 किस्म के फूलों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका तर्जुमा सिर्फ ये है कि चाहे समर सीजन हो, स्प्रिंग हो, इवन ऑटम हो, सीजन आता रहे जाता रहे, लेकिन कभी किसी किस्म के फूल खिले हुए होते हैं, कभी किसी किस्म के, कभी किसी किस्म के। और गुजरने वाले लोगों को कभी ऐसा नहीं होता था कि वो अगर के लिटिल हांस के बगीचे के करीब से गुजर रहे हो तो उनको फूलों की महक ना आए। ऑफ कोर्स, तो जाहिर है कि उस नाते देखा जाए तो लिटिल हांस बड़ा मशहूर था। लिटिल हांस had a great many friends. उसके बहुत सारे दोस्त थे, but the most devoted friend of all was Big Hugh the Miller. लेकिन उसके उन तमाम दोस्तों में जो सबसे उसके दिल के करीब था और बहुत अच्छा दोस्त था, वो ह्यू द मिलर था, जो कि बड़ा अमीर था। उसका नाम ह्यू है, उसे मिलर कहा जाता है। Indeed, so devoted was the rich Miller to little Hans. यकीनन वो इतना डिवोटेड था अपने दोस्त लिटिल हांस से, that he, यानी Hans, would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs. Herbs यहाँ पर बीजों को कहा जा रहा है, seeds को कहा जा रहा है, और filling his pockets with plums and cherries if it was the fruit season. यकीनन वो इतना अच्छा दोस्त था, वो ह्यू लिटिल हांस का इतना अच्छा दोस्त था कि जब भी वो कभी विजिट करता तो वो खाली हाथ वहां से कभी नहीं जाता था। कभी वो आता तो उससे इतने सारे फूल लेकर जाता, नहीं तो कम से कम अपनी जेब बीजों से भरकर, प्लम्स से भरकर, चेरीज के साथ भरकर वो निकला करता था, अगर के सीजन फूलों के अलावा फलों का भी हो। मतलब वो गरीब आदमी के पास आता, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाकर उससे बहुत सारी चीजें लिए बगैर वहां से नहीं जाता, और उससे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करता है, जैसे कि रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन। अब मिलर के पास देने के लिए तो कुछ है नहीं अपने दोस्त को सिवाय बातों के, तो वो उससे कहता है जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, उनमें तेरा मेरा कुछ नहीं होता। द मिलर यूज्ड टू से, मिलर ऐसा कहा करता था। एंड लिटिल हांस नॉडेड एंड स्माइल्ड। लिटिल हांस इस पर सिर्फ सर हिलाया करता था, मुस्कुराया करता था। एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ फ्रेंड विद सच नोबल आइडियाज। और एक ऐसे दोस्त को अपने पास देखकर कि जो इतने अच्छे ख्यालात का मालिक है, उसको अपनी किस्मत पर काफी रश्क हुआ करता था। Sometimes indeed the neighbors thought it strange that the rich miller never gave little Hans anything in return. कभी-कभी नेबरहुड में जो लोग थे वो ये देखकर, इस रिश्ते को देखकर हैरान हुआ करते थे कि एक तरफ इतना अमीर मिलर है जो इतना कुछ उससे ले जाता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। Though he had 100 sack of flour stored away in his mill. जबकि लोग जानते हैं कि उसके पास बहुत बड़ा मिल है जिसमें बहुत सारी सैकड़ों करीब जो है वो बोरियां हैं आटे से भरी हुई। एंड 6 मिल्क काउस, दूध देने वाली 6 गायें हैं। एंड अ लार्ज स्टॉक ऑफ वुली शिप, और ऐसा जानवरों का रेवड़ है कि जिससे वो जाहिर है कि ऊन वगैरह की भी तिजारत कर लेता है। बट हांस नेवर ट्रबल्ड हिज हेड अबाउट दीस थिंग्स। लेकिन दुनिया सोचे तो ऐसा सोचती रहे,
लिटिल हांस को इन चीजों की कोई लालच नहीं थी। उसका दिल गरीब होने के बावजूद भी इतना बड़ा था कि वो देना पसंद करता था, उसे मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। And nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things the Miller used to say about the unselfishness of true friendship. और इसके बजाय वो उन तमाम चीजों को वैल्यू देना पसंद करता था जो मिलर से उसे किसी चीज की शक्ल में तो नहीं, लेकिन जो फ्रेंडशिप के बारे में मिलर की ओपिनियंस थी, ये सुनकर उसे बड़ा अच्छा महसूस होता था कि दोस्ती कितनी जो है वो पाक होती है, कैसे उसमें अनसेल्फिशनेस को नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। जाहिर है फजूल बातें थी अपार्ट फ्रॉम मिलर, लेकिन हांस सीरियस होता था। सो लिटिल हांस वर्कड अवे इन हिज गार्डन। तो दिन गुजरते रहे, कहानी आगे बढ़ती गई। लिटिल हांस अपने बगीचे में काम किया करता था ड्यूरिंग द स्प्रिंग, द समर एंड द ऑटम, चाहे मौसम बहार हो, मौसम सरमा हो यानी गर्मी का मौसम हो, या इवन खिजा का मौसम हो। ही वाज वेरी हैप्पी। इन तीनों सीजन्स में वो बड़ा खुश हुआ करता था। बट व्हेन द विंटर केम, लेकिन जब सर्दियां आ जाया करती थी, एंड ही हैड नो फ्रूट और फ्लावर्स टू ब्रिंग टू द मार्केट, और जब उस बेचारे के पास बेचने के लिए ना तो कोई फल होते थे ना ही कोई फूल होते थे, he suffered a good deal from cold and hunger। वो बेचारा भूख से और ठंड से बहुत कुछ तकलीफें उठाया करता था, and often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts। और कभी कभी तो उसे भूखे पेट सो जाना पड़ता था सर्दियों के दिनों में, जब उसके पास खाने को कुछ खास नहीं होता था और वो बेचारा कुछ सूखी नाशपातियों और कुछ चंद सख्त मूंगफली के दानों पर गुजारा करता था। हालांकि ये वो टाइम था जब मिलर को उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन खैर। इन द विंटर ऑल्सो ही वॉज एक्सट्रीमली लोनली। ना सिर्फ कि उसके पास खाने को चीजें नहीं होती थी, बल्कि सर्दी के दिनों में वो काफी अकेला भी पड़ जाया करता था। एज द मिलर नेवर केम टू सी हिम देन, क्योंकि उस मौके पर समर में और स्प्रिंग और ऑटम में तो मिलर उड़ता हुआ चला आता था, ये इस ख्याल से कि उसे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब उसे ये पता होता था कि उसे विंटर में उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कभी गलती से भी उसके घर का रुख नहीं किया करता था। अपनी बीवी से कहा करता था मिलर, जब उसकी बीवी कभी उससे पूछती थी कि क्यों नहीं जाते मिलने भाई, तो वो उससे कहता था, देयर इज नो गुड इन माय गोइंग टू सी लिटिल हांस एज लॉन्ग एज द स्नो लास्ट। भाई देखो, जब तक सर्दियां चल रही हैं उससे मिलने का फायदा। द मिलर यूज्ड टू से टू हिज वाइफ, अपनी बीवी से कहा करता था, फॉर व्हेन पीपल आर इन ट्रबल, क्योंकि मैं समझता हूँ जब लोग मुश्किल में हो, दे शुड बी लेफ्ट अलोन, उन्हें तन्हा छोड़ देना चाहिए, एंड नॉट बी बॉदर्ड बाय विजिटर्स, और उन्हें कभी भी विजिटर्स के जरिए से तकलीफ नहीं देना चाहिए। मसलन वो ये कहना चाह रहा है कि पहले ही वो परेशान है, मैं जाऊं और वो मेरी मेहमान नवाजी करे, उसे और तकलीफ होगी, ये मुश्किल है। दैट एट लीस्ट इज माई आइडिया अबाउट फ्रेंडशिप। दोस्ती के बारे में कम से कम मेरी तो यही राय है, एंड आई एम श्योर आई एम राइट, और मुझे पता है जो मेरी राय है वो बिल्कुल सही है। सो आई शैल वेट टिल द स्प्रिंग कम्स, और फिर यही वजह है कि मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक कि मौसम बाहर ना आ जाए, एंड देन आई शैल पे हिम अ विजिट। अब मैं उसके घर का दौरा करूंगा, एंड ही विल बी एबल टू गिव मी अ लार्ज बास्केट ऑफ primroses, और फिर जब मैं उससे मिलने जाऊंगा मौसम बाहर में, उसके पास मुझे देने के लिए येलो कलर के रोजेस होंगे, primroses, येलोइश रोजेस को कहा जाता है, एंड दैट विल मेक हिम सो हैप्पी। और ऐसा करके उसे खुशी भी तो होगी। जाहिर है उसका दिल बड़ा है और वो मासूम है, तो उसकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है, और ये कहानी चल रही है क्योंकि लीनेट वाटर रैट को सुनाया जा रहा है। You're certainly very thoughtful about others, answered the wife। मिलर की बीवी भी उसी की तरह बड़ी चालाक और अय्यार थी, मक्कार थी। वो कहती है, वाकई तुम दूसरों के बारे में कितना सोचते हो। As she sat in her comfortable armchair by the big pinewood fire, वो अपनी आर्मचेयर पर बैठते हुए बड़े पुरसुकून अपने गर्म कमरे में बैठते हुए कहती है सर्दी के दिनों में, वेरी थॉटफुल इंडीड, वाकई कितना सोचते हो। इट इज क्वाइट अ ट्रीट टू हियर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। दोस्ती के बारे में तुम्हारे इतने ऊंचे विचार सुनकर, यानी इतनी अच्छी ओपिनियन सुनकर मजा आ जाता है। आई एम श्योर द क्लर्गीमैन यहाँ पर पादरी को कहा जाता है जो चर्च में अपनी जिम्मेदारियां देता है। आई एम श्योर द क्लर्गीमैन हिमसेल्फ could not say such beautiful things as you do। मुझे यकीन है कि चर्च का पादरी भी इतनी सारी चिकनी चुपड़ी बातें कैसे करता होगा जो तुम करते हो। Though he does live in a three-storied house and wears a gold ring on his little finger। जबकि मैं जानती हूँ कि उसके पास एक पादरी होने के लिए 3 मंजिला घर भी होता है, और पादरी होने के लिए उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी भी होती है। बीवी है, तारीफ भी कर रही है अपने शौहर को और तंज भी कर रही है कि तुम पादरी तो हो नहीं, ना तुम्हारे पास 3 मंजिला घर है, ना तुम्हारे पास सोने की अंगूठी है, फिर भी तुम पादरी बनकर बातें करते हो। लेकिन जाहिर है कि ये तंज
मिलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता है और कहता है, और उससे पहले कि वो कुछ कहे, जाहिर है कि वो दोनों माँ बाप अजीबोगरीब हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन उनके घर में एक फरिश्ता है। मिलर के कुछ बच्चों में जो सबसे छोटा वाला बेटा है, आइए सुने वो क्या कहता है। जब वो काफी देर से सुन रहा है कि बाबा के दोस्त यानी लिटिल हांस सर्दियों में इतनी बुरी कंडीशन में होते हैं, तो उसे लगा, उसका बच्चे का दिल वैसे ही साफ होता है। वो कहता है, बट कुड वी नॉट आस्क लिटिल हांस अप हियर, लेकिन बाबा क्या हम लिटिल हांस को यहाँ नहीं बुला लें? said the miller's youngest son. मिलर के छोटे बेटे ने कहा, if poor Hans is in trouble, I will give him half my porridge and show him my white rabbits. अगर बेचारे हांस मुश्किल में है तो मैं उन्हें अपने दलिए के कटोरे में से आधा दलिया खिला दूंगा और उनको अपने वाइट वाइट रैबिट्स भी दिखाऊंगा। बच्चा है, बच्चों की तरह उसने बड़ी फरागदली से नेकी वाली बातें कर दी, और ये सुनकर मिलर तो गुस्से से हो गया लाल पीला और कहता है, व्हाट अ सिली बॉय यू आर, कितने अजीब लड़के हो तुम। cried the miller. I really don't know what is the use of sending you to school. ये मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें स्कूल भेजने का आखिर फायदा क्या है। You seem not to learn anything. लगता ही नहीं कि तुम कुछ सीख रहे हो। Why? अच्छा, why एक ऐसा वर्ड है जो कि ओल्डर नॉवेल्स में well, WELL, well की जगह यूज किया जाता है, यानी why का लफ्जी मतलब यहाँ पर क्यों नहीं है, इसका मतलब है well। हम कहते हैं well I do this, तो हम कह सकते हैं why I do this, तो why यहाँ क्यों नहीं है। फिर दोबारा पढ़ता हूँ, क्या फायदा है तुम्हें स्कूल भेजने का, तुम तो कुछ सीख ही नहीं रहे। Why if little Hans came up here, क्योंकि देखो बेटा, अगर little Hans यहाँ आ जाए, सौर warm fire, और आकर हमारे इस सर्दी के दिनों में इस गर्म कमरे को देखे, इस आतिशदान को देखे, and our good supper, हमारे अच्छे खाने को देखे, and our great cask of red wine, और हमारे इस बड़े बड़े जो है वो वाइन्स के टिन्स को देखे, और बहुत बड़े बड़े जो है वो बिन्स को देखे, he might get envious, वो हमसे हसद भी तो कर सकता है ना। And envy is a more terrible thing and would spoil anybody's nature. और हसद पता है क्या है बेटा, बहुत बुरी चीज है और किसी की भी नेचर को तबाह कर देती है। I certainly will not allow Hans's nature to be spoiled. मैं तो नहीं चाहूंगा कि हांस का नेचर बर्बाद हो। I am his best friend. मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। And I will always watch over him. और मैं अच्छे दोस्त होने के नाते उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। And see that he is not led into any temptation. और नहीं चाहूंगा कि वो किसी किस्म के धोखे में और फैसिनेशन में फंस जाए। टेम्पटेशन कहते हैं अट्रैक्शंस को, फैसिनेशन को। बार बार कह रहा हूँ, पॉज करते रहिएगा, पीछे आते रहिएगा ताकि आप नोट कर सकें। Besides, और वैसे भी, if Hans came here, अगर हांस यहाँ आ जाए, he might ask me to let him have some flour on credit. हो सकता है कि वो यहाँ आकर परेशानी के आलम में मुझसे कुछ आटा ही उधार मांग ले, and that I could not do, और ये तो मैं नहीं कर सकता। Flour is one thing, flour मैं कह रहा हूँ उसको flower ही पढ़ते हैं। आटा एक तरफ होता है भाई, and friendship is another, दोस्ती एक तरफ, then they should not be confused। दोस्ती एक तरफ, आटा एक तरफ। आटे का मजाक नहीं करता आपका भाई, यानी दोस्ती कर लो, दूंगा कुछ नहीं। Why the words are spelled differently and mean quite different things, everybody can see that। मेरे अल्फाज यकीनन बड़े अजीब लग रहे होंगे मेरे बेटे, लेकिन इन अल्फाज का मफहूम कुछ और है, अगर हर कोई चाहे तो उसे समझ सकता है। बीवी अचानक से अपने शौहर की एक और अजीम बात सुनकर यूं कहती है, हाउ वेल यू टॉक, कितनी अजीम बातें करते हो तुम, said the miller's wife, pouring herself out a large glass of warm ale। ale कहा जा रहा है यहाँ पर वाइन को, विस्की को, शराब को। शराब गिलास में पोर करते हुए कहती है, कितनी अजीम बातें करते हो तुम, रियली आई फील क्वाइट ड्राउजी, मुझे तो तुम्हारी बातों से नींद भी आ रही है। इट्स जस्ट लाइक बीइंग इन चर्च, ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में ना बैठे हो, चर्च में बैठे हो। एक और तंज अपने शौहर को मार देती है। लेकिन आइए इसमें मजीद आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट आज पढ़ लेते हैं। इस तरह से हमारा आज का ये पार्ट 1 मुकम्मल होगा, और अगला पार्ट मैं आपको इसके फौरन बाद अलॉट करूंगा। सो दैट्स ओनली पार्ट 1। आई विल कम डाउन विद पार्ट नंबर 2 इनटू माय नेक्स्ट लेक्चर। सो पहला पार्ट आज के लिए यहीं पर खत्म करते चलें। मिलर अचानक से अपने कंधे खड़े करते हुए कहता है, लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे काम करना उन्हें आते हैं, बट अ वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, लेकिन बहुत कम लोग मुझ जैसे होते हैं जो अच्छी तरह बात करना जानते हैं। which shows, जिससे पता चलता है that talking is much the more difficult thing to do, कि बातें करना काम करने से ज्यादा मुश्किल है। और अपने बच्चे की तरफ यूं देखता है, और मुझे देखिएगा, and much the finer thing also, और बातें करना ही ज्यादा अच्छी चीज होती है।
अब ये बच्चे को जिस तरह देखता है, बच्चा जो कि नेकी करके फंस चुका होता है, वो बेचारा रोना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड ही लुक्ड sternly, strictly across the table at his little son, who felt so ashamed of himself that he hung his head down and grew scarlet. अच्छा, quite scarlet. Scarlet कहते हैं लाल कलर का हो जाना, शर्म से, परेशानी से। and began to cry into his tea. और नीचे पड़ी जो चाय की केतली है, उस पर उसके आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी वो बेटा जब अपने बाप की डांट को सुनता है तो उसकी नजरें नीचे हो जाती हैं और वो आंसुओं से रोना शुरू हो जाता है कि इसके आंसू उसके नीचे पड़े हुए चाय के प्याले पर गिरना शुरू हो जाते हैं। However, he was so young that you must excuse him. हालांकि वो इतना छोटा था कि आप उसे एक्सक्यूज कर सकते हैं। अचानक से ग्रीन लिनेट कहानी सुनाते सुनाते रुक गया। वाटर रेड जो यूं कहानी सुन रहा था, अचानक लिनेट से कहता है, इज दैट द एंड ऑफ द स्टोरी? क्या हुआ, क्यों रुक गए? खत्म हो गई क्या कहानी? लिनेट अचानक से थोड़ा इमोशनल हो जाता है, कहता है सर्टनली नॉट। अरे नहीं नहीं, आंसर द लिनेट, दैट इज द बिगिनिंग। अभी तो कहानी की सिर्फ शुरुआत हुई है। Then you're quite behind the age. शुरुआत हुई है, तब तो तुम बिल्कुल पीछे चल रहे हो, said the water rat. Every good storyteller nowadays starts with the end. आज के दौर में एक अच्छा कहानी सुनाने वाला एंड से शुरू करता है, and then goes on to the beginning. फिर शुरू में जाता है, and concludes with the middle. और बीच में आकर कहानी खत्म करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई तरीका नहीं है। वाटर रेट कह रहा है, सटियाया वो बुढ़ा है, कह लीजिए। और फिर वो ऐसे क्यों कह रहा है, ये भी सुनिए। दैट इज द न्यू मेथड। ये एक नया तरीका है कहानी सुनाने का। आई हर्ड ऑल अबाउट इट द अदर डे फ्रॉम अ क्रिटिक हु वाज वॉकिंग अराउंड द पॉन्ड विद अ यंग मैन। मैंने पिछले दिनों एक ज़ईफ बूढ़े को जो तनकीद निगार था, उसे इस बारे में कहते सुना था, जो कि एक नौजवान को ये कहानी सुना रहा था। ये कहानी हमेशा एंड से शुरू करते हैं, फिर शुरू में जाते हैं और मिडिल मिलाकर उसे खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर भी चले। He spoke of the matter at great length. उसने उस बारे में बड़े डिटेल में बात की थी। And I'm sure he must have been right. और मुझे यकीन है वो बिल्कुल सही कह रहा था। For he had blue spectacles and a bald head. क्योंकि उसने चश्मा भी लगाया हुआ था और वो गंजा भी था। यानी चश्मा लगाना और गंजा होना ज़हीन होने की अलामत है। जो ज़ईफ लोग होते हैं उन्हें अपने जैसे लोग पसंद आते हैं। यहाँ वाटर रैट को ज़ईफ कम्युनिटी का बंदा दिखाया जा रहा है, इसलिए उसे वही अच्छा लग रहा है कि उस जैसा ही है, उसके जैसा ही है। And whenever the young man made any remark, और जब बेचारा नौजवान उससे बार बार कुछ उल्टी सीधी बातें कहता था, he always answered, "Pooh, बेकार, क्या सवाल करते हो तुम भी?" ये बता रहा है लिनेट को कि उसने क्रिटिक के मुंह से सुना था। But pray go on with your story. लेकिन छोड़ो, तुम अपनी कहानी मुझे क्यों नहीं सुना रहे? आगे बढ़ो। I like the Miller immensely. मुझे तो मिलर बहुत अच्छा लग रहा है। I have all kinds of beautiful sentiments myself. मेरे अंदर भी बहुत सारे इमोशंस हैं। So there is a great sympathy between us. और इन इमोशंस की वजह से मुझ में और उस मिलर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। आपस की बात है, लीनेट वाटर रैट को ये कहानी इसीलिए तो सुना रहा है ताकि वो उसे आईना दिखा सके कि तुम जिस दोस्ती को इतना वैल्यू दे रहे हो, अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हारी हालत तो मिलर जैसी है। मजे की बात है, लिटिल हांस तो छोड़ दें, वाटर रैट को मिलर ही अच्छा लग रहा है। बहरहाल यहाँ पर लीनेट ने कहानी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन आज की कहानी मैं यहीं पे रोकता हूँ। जो लास्ट लाइंस मौजूद हैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा इनटू माय नेक्स्ट लेक्चर इन द पार्ट 2 ऑफ द सेम वर्जन। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को ना सिर्फ के व्यू करें बल्कि इसे पसंद करें, इसे शेयर करें लोगों से, और इंशाअल्लाह ताला इसका पार्ट 2 जल्द आपकी खिदमत में लेके हाजिर होऊंगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स दीजिएगा फजल शबाज खान को, अपने टीचर को इजाजत। Until we meet next time, it's goodbye.